नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को एक हमारे ऐसे महान नेता, महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा प्रांत के कटक जगह पर। उनके पिता जानकीनाथ बोस पेशे से वकील थे। उन्होंने 10वीं क्लास यूरोपियन स्कूल से पास की। वहाँ पर उनकी सेकंड रैंक आई। इसके बाद में उनके एडमिशन अच्छी रैंक के कॉलेज में हुआ। उस समय जब वो ग्रेजुएशन में आए थे तो उस समय भारत के अंदर मलेरिया, हैजा, इस तरह की महामारियों का प्रकोप काफ़ी था। और उस समय की जो अंग्रेजी सरकार थी वो हमारे इंडियंस की देख रेख ठीक से नहीं कर पा रही थी। उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा था, लाशों पे लाशें आ रही थी। लेकिन ये एक ऐसा युवा नौजवान था जो उस समय समाज सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ था और उसी समय इसने प्रण कर लिया था कि इन सारी समस्याओं की जड़ हमारी गुलामी है और मैं एक दिन इस गुलामी को ख़त्म करके ही हटूँगा। इसके बाद में स्टूडेंट में बीए ऑनर्स में उनका एडमिशन हुआ और वहाँ पर राजनीति तो और देश सेवा प्रेम उनका के अंदर कुट कुट से भरा था। लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि कॉलेज लाइफ में उनको स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना दिया गया। उस समय की बात है जब वो अपना बीए ऑनर्स कर रहे थे तो वहाँ पर एक प्रोफेसर ओ होते थे। वो बच्चों को, भारतीय बच्चों से भेदभाव करते थे, उनको बहुत ही मारपीट किया करते थे। तब उन्होंने उस प्रोफेसर ओ के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। इसके बाद में इस बार उन्होंने ठान लिया कि प्रोफेसर ओ ने लगातार ये क्रम जारी रखा। तो एक दिन बच्चों ने प्रोफेसर ओ को पीट दिया। प्रोफेसर ओ को बच्चों को पीटने के बाद में सुभाष चंद्र बोस से बोला गया कि आप प्रोफेसर ओ से माफ़ी मांगिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब मेरी गलती नहीं है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं। इस वजह से उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। 1 साल के लिए उन्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। खैर, जैसे तैसे दोबारा एडमिशन हुआ और उन्होंने बीए ऑनर्स का एग्ज़ाम पास किया। इसके बाद में उनके पिताजी ने बोला कि बेटा अब जो हुआ सो हुआ, अब एक काम करो, आप आईसीएस की तैयारी करो, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि इंडिया में होती नहीं थी। इसके लिए वो इंग्लैंड चले गए। जो आईसीएस की तैयारी 4 साल की होती थी वो उन्होंने 7 महीने में पूरी कर दी और आईसीएस का एग्ज़ाम में 4th रैंक लेकर के वो आए। लेकिन एक ऐसा भारतीय, उसने आईसीएस की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन उसने कहा कि इतना पढ़ने लिखने के बाद में और मैं फिर वही अंग्रेज़ों की गुलामी करूँगा, वही अपने भारतीयों पर अत्याचार देखूँगा। उन्होंने उसको नकार दिया। एक आईसीएस के एग्ज़ाम में 4th रैंक आने वाला सुभाष चंद्र बोस, जिसे सारी दुनिया जानती है, और वो जो फर्स्ट 3 रैंक आने वाले भी होंगे उनको कोई नहीं जानता। उन्होंने ठोकर मार दी उस आईसीएस के एग्ज़ाम्स की, फर्स्ट क्लास नौकरी की। ये खबर चारों तरफ अखबारों में फैल गई। और जब वो लंदन से मुंबई वापस आए तो हज़ारों लोग उनसे मिलने आए कि देखिए ऐसा व्यक्ति जिसने आईसीएस का एग्ज़ाम पास करने के बाद में इन गौरों की नौकरी को ठोकर मार दी। हज़ारों लोग उनसे मिलने आए और लोग उनके मुरीद हो गए। 1928 में कांग्रेस आंदोलन कर रही थी और गांधी जी ने अंग्रेज़ों को कन्विंस कर दिया कि हम डोमिनियन स्टेटस पे, गांधी, नेहरू ये सब तैयार हो गए थे। कलकत्ता अधिवेशन में घोषणा की गई कि डोमिनियन स्टेटस पे हम लोग क्या करेंगे। लेकिन डोमिनियन स्टेटस पे क्या था कि सरकार हमारी होती, लेकिन डिसीजन, नियम, रूल, रेगुलेशन वो सब अंग्रेज़ों के हाथ में होते। गांधी, नेहरू ने तो मान लिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उसको नकार दिया और लाहौर अधिवेशन 1930 में कह दिया कि हमें आपका डोमिनियन
स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे। 1939 में वर्ल्ड वार चल रही थी, शुरू हो चुकी थी। उस समय उस बोस ने सोचा कि हाँ, ये सबसे अच्छा मौका है कि हमें इस समय जो हमारा शत्रु है वो परेशानी के समय में, और इस समय हमारा सही समय है कि अब हमें चोट मारनी होगी। लेकिन उस समय कांग्रेस भी काफ़ी पावर में आ चुकी थी और वहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष का चयन होना था। गांधी जी ने पता था कि बोस अगर बन गया तो ये निकल जाएगा, और ये गरम दल का नेता है और गांधी जी नरम दल के नेता थे, इसलिए बोस को गांधी जी सही नहीं मानते थे। गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सीतारमैया को उम्मीदवार घोषित किया और बोला कि सीतारमैया की जीत मेरी जीत, सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। लेकिन देखिए, उस समय गांधी जी के अगेंस्ट जाने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। उस समय काफ़ी अंतर से सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई। वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुका था, लेकिन गांधी जी को फिर भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बार बार कहने पर, कन्विंस करने पर गांधी जी के सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में अंग्रेजी सरकार ने उनके घर पर सीआईडी लगा दी कि ये कुछ करने वाला है, ये अंग्रेज शासन के खिलाफ। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब वर्ल्ड वार चल रही है, इससे बाहर जाने के बाद में इन लोगों का कुछ, क्योंकि यहाँ पर तो कांग्रेस का बोलबाला है और कांग्रेस से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस में उनकी चल रही थी, उन्होंने सोचा कि देश के बाहर जाने के बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा। अब उसमें वर्ल्ड वार में जो थे, एक ग्रुप था इटली, जर्मनी, जापान, दूसरा ग्रुप था इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस, पोलैंड आदि। उन्होंने अपने दोस्त मियाँ अकबर शाह को पेशावर से कोलकाता बुलाया और उससे बोला कि यार मुझे आप काबुल तक पहुंचवा दो। वहाँ से वो मास्को जाना चाहते थे, लेकिन रसिया की एम्बेसी में उन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर उनको सफलता नहीं मिली और वहाँ उन्हें नहीं मिलने दिया गया। इसके बाद वो जर्मनी चले गए और वहाँ से हिटलर से मदद मांगी। अब वहाँ हिटलर से मिलने वो पहुँचे थे उनके ऑफिस में कि देखा वो बैठे हुए थे, एक आदमी आया और उसने हाथ मिलाया कि मैं हिटलर हूँ, कहो क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस बोले आप हिटलर नहीं हैं, मुझे हिटलर से मिलना है। फिर एक आदमी आया सेम उसी तरह से, उसने भी बोला नहीं, कहा कि आप हिटलर नहीं हैं। जब 4-5 बार लगातार ऐसा हो गया, 5वीं बार हिटलर स्वयं आया। उसने कहा हाँ बताइए, मैं हिटलर हूँ, बोलिए। तब अब हिटलर क्या था, उस समय उसके दुश्मन बहुत थे, तो उसने अपने 3-4 क्लोन बना रखे थे और वही लोग बाहर जाते थे और सारे काम करके आते थे और उसको बताते थे। हिटलर बहुत ही इम्प्रेस हुआ और बोला बोस आप मुझे बताइए कि आपने मुझे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे सही पहचाना, नहीं तो सब मेरे जो क्लोन हैं उनको हिटलर मानते और अपना काम करके चले। आप मुझे बता दीजिए आपने कैसे पहचाना। तो उसने, बोस जी ने कहा कि मैंने जो पहले हिटलर आए, जो हिटलर के रूप में आए, उन लोगों ने मेरे से हाथ मिलाया। क्योंकि मैं एक परतंत्र देश की तरफ से एक हेल्प मांगने आया हूँ, और जो हेल्प मांगने आया होता है वो छोटा होता है, और मैंने उनमें वो एटीट्यूड नहीं देखा जो एटीट्यूड आप में मिला। हिटलर का प्रभावित हुआ और उसने सुभाष चंद्र बोस की मदद करने की ठानी। और उस समय 4000 युद्धबंदी जो हिटलर ने अंग्रेज़ों से जीते थे, वो उसने सुभाष चंद्र बोस को दे दी और बोला कि देखिए जर्मनी से तो इंडिया काफ़ी दूर है, इसलिए आप जापान चले जाओ और वहाँ जापान भी हमारे ही ग्रुप का देश है और वो आपकी हेल्प करेगा। हिटलर ने उस अपनी पर्सनल पनडुब्बी सुभाष चंद्र बोस को दी। उस पनडुब्बी से बोस सुमात्रा पहुँचे। जापान की पीएम से मुलाकात की और बोला कि एशिया
एशियाई लोगों के हाथों में होना चाहिए, गोरों के हाथों में कैसे? हम भी बुद्ध के मानने वाले हैं, आप भी बुद्ध के मानने वाले हो। काफ़ी जापानी प्रधानमंत्री को काफ़ी इम्प्रेस किया और जापान के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सिंगापुर में युद्ध चल रहा था उस समय, जिसमें 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे, जिसमें से 45,000 भारतीय सैनिक थे। वहाँ पे उसने डिप्लोमेसी से काम लिया और वहाँ पे पर्चे फेंकवा दिए कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहो। और जितने वहाँ पर ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे उन सब ने विद्रोह कर दिया। सिंगापुर जापान जीत गया। उस समय जो ब्रिटिश सेना में जो लोग थे, रास बिहारी बोस मुख्य, वहाँ से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और इसके बाद में वर्मा को जापानी सेना ने जीत लिया था। अब 45,000 भारतीय वो जो विद्रोह कर चुके थे और 4,000 सैनिक, वो इससे मिल कर के बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। ये सब फौज बनाने के बाद में उन्होंने नागालैंड की पहाड़ियों से अंग्रेज़ी सेना पर को ललकारा और वहाँ पर मुकाबला किया और मणिपुर तक अंग्रेज़ी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मांगा। रंगून में उन्होंने पूरी योजना बनाई, लेकिन उसी समय दौर था कि अंग्रेज़ी सेना को मात दे चुके थे, काफ़ी बुरी तरीके से मात दे चुके थे। लेकिन तभी 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाले गए। तब से जापान थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया और भारत की मदद नहीं कर पाया। तो वो नई योजना बनाने के लिए वियतनाम से मास्को जाने की तैयारी कर रहे थे। एक सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे, उन्होंने एक महिला ब्रिगेड बनाई थी जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर उन्होंने उसका नाम रखा था। जिन्ना ने कहा था कि मैं सुभाष चंद्र बोस के साथ हूँ, उन्होंने गांधी, नेहरू इन सब के साथ जाने से मना कर दिया था और सुभाष चंद्र बोस के खुले पक्ष में वो बोलते थे। अब इसके बाद में वियतनाम जाते हुए ताइवान में के एयरपोर्ट के पास में कहीं विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और खबरें आई कि सुभाष चंद्र बोस मारे गए। इसके बाद में उनकी जो टुकड़ी थी उधर जापान से भी मदद मिलनी बंद हो गई थी और उनके जो आज़ाद हिंद फौज के लोग, शाहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह, पी.के. सहगल, जो सुभाष चंद्र बोस के साथ में आज़ाद हिंद फौज को देखा करते थे, उनको अंग्रेज़ी सेना ने बंदी बना लिया और उन्हें प्रताड़ना दी जाने लगी। लेकिन इसके बाद गुस्सा भारत में बढ़ चुका था। जो भारतीय सेनाओं में भी विद्रोह काफ़ी फैल चुका था। जो भारतीय आर्मी थे, रॉयल नेवी जो ब्रिटेन की थी, एयरफोर्स, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसमें जितने भी भारतीय सैनिक थे उन सबको वो सब विद्रोह करने पर तुल गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक आज़ाद हिंद फौज पर अत्याचार किया जा रहा है, हमारे देश पर अत्याचार किया। उस समय इतनी आग भड़क चुकी थी। उस समय की बात है जब जो ब्रिटिश सेना थी उसमें 25 लाख भारतीय सैनिक और 40,000 अंग्रेज सैनिक होते थे। अब सोचो कि 25 लाख जब विद्रोह कर उठाएंगे तो वो 40,000 क्या करेंगे। अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब यहाँ पर राज करना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने घोषणा कर दी थी हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं। इसके बाद में कई अफवाहें आई, अब सच है झूठ है, कि अंग्रेज़ों ने सुभाष चंद्र बोस को जेल में मार दिया या सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा बन गए। ताइवान की सरकार ने तो ये माना है कि जो उसकी सरकार में कोई ऐसे कोई रिकॉर्ड ही नहीं कि वहाँ पर कोई प्लेन क्रैश हुआ था। उनके अस्थि कलश रिंपोची मंदिर में आज भी रखे हुए हैं, लेकिन उनकी जांच क्यों नहीं की गई। कई रिपोर्टें कहती हैं कि ऐसा कोई हादसा ही नहीं हुआ। कई रिपोर्टें कहती हैं कि सुभाष चंद्र बोस को जेल में मार दिया गया, उनका प्लान क्रैश ही नहीं हुआ, कि कुछ सीक्रेट तथ्यों के लिए वो गुमनाम हो गए। तो ऐसी कुछ सच्चाइयाँ सामने आती हैं। नहीं जानता हूँ क्या सच है क्या गलत है। इसके बाद में भारत के टुकड़े होने की बात हो गई, सुभाष चंद्र बोस का जाना हुआ, फिर गांधी नेहरू की चलने लगी और जिन्ना
ने कहा था कि काश अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो मैं ये मांगना करता, और सुभाष चंद्र बोस अगर जीवित होते तो हमारे देश के 2 टुकड़े ना होते। सुभाष चंद्र बोस को पहले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता और बनाया जाता। खैर, सुभाष चंद्र बोस तो चले गए, लेकिन हमारे लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो जंग इतनी बड़ी जंग थी कि उसको हम कभी भी, उसका बलिदान हम कभी नहीं उतार सकते। अब उनकी इंटेलिजेंसी देखिए, जब वो कार की डिग्गी में छुपकर और भेष बदल करके इंडिया से काबुल भागे थे। 1934 में ऑस्ट्रेलिया की एक महिला एमिनी सेंकल थी, वो उनसे काफ़ी आकर्षित हुई और सुभाष चंद्र बोस और उनकी भारतीय रीति रिवाजों से वहाँ पर शादी हुई। उनसे एक बेटी अनीता बोस हुई। अनीता बोस को 3 या 4 महीने की लास्ट बार सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। मैं ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे देश प्रेमी, देश को जान न्यौछावर, पूरा बलिदान न्यौछावर कर देने वाले, बलिदान करने वाले ऐसे लोगों का भार हम कैसे चुकाएंगे। तो उन लोगों को श्रद्धांजलि लेकर, उन दोनों को उनके जन्म दिवस पर याद करके हम कम से कम उन्हें याद तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।